हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभय सिंह राजपूत और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में जानने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि मैं आजकल वीडियो डालता हूं महत्वपूर्ण प्रश्न के, आप बोर्ड एग्जाम में जाओ तो इन्हें देख के जाओ, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र से क्या तात्पर्य है? तो वे राष्ट्र, राष्ट्र मतलब क्या होता है, संगठन मतलब क्या होता है, राष्ट्र का मतलब होता है देश, संगठन का मतलब होता है ग्रुप। तो वे राष्ट्र या संगठन जो किसके खिलाफ खड़ा हुए, अमेरिका के खिलाफ, उन मतलब अमेरिका एक महाशक्ति है। इस महाशक्ति के विकल्प पे, जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जब रसिया के बारे में पढ़ाया था, तो रसिया के बारे में क्या बताया था मैंने कि उस समय जब दो ध्रुवीयता थी, कौन सी ध्रुवीयता थी? दो ध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता में क्या हो रहा था कि एक तो अमेरिका था और दूसरा था हमारा यूएसएसआर, है ना। तो ये इन वर्ष से चलता था, तो यूएसएसआर क्या हो गया, हार गया। तो दुनिया में सिर्फ कौन महाशक्ति बचा? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका एक रह जाता है। अब अमेरिका पूरी दुनिया का महाशक्ति है, इससे भी लड़ने के लिए कोई तो होना चाहिए, किसी को तो आना है आगे। तो इन लोगों ने उसके विकल्प में, मतलब अमेरिका वर्सेस कुछ विकल्प में, कि अमेरिका से जो सामना कर सके, इसके लिए कुछ ऐसे राष्ट्र, कुछ ऐसे देश सामने आए और कुछ ऐसे संगठन सामने आए जो अमेरिका का सामना करेंगे, अमेरिका जैसे महाशक्ति का सामना करेंगे। इसी को ही कहते हैं सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। क्या बोला मैंने? अमेरिका एक महाशक्ति बचा है और अमेरिका का सामना करने के लिए कुछ ऐसे देश उभरे या कुछ ऐसे संगठन उभरे जो किसका सामना करेंगे? अमेरिका जैसी महाशक्ति का। जैसे कौन कौन से उभरे? पहला तो यूरोपीय संघ, ठीक है, कौन सा? यूरोपीय संघ उभरा। दूसरा आसियान, तीसरा चीन और चौथा जापान, मतलब और भी है। तो ऐसे कुछ महाशक्ति उभरे जिन्होंने अमेरिका अमेरिका के विकल्प के रूप में आए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। आगे बात करते हैं, हमारा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था? तो 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग, साझा मुद्रा, स्वतंत्र व्यापार और राजनीतिक एकता स्थापित करना था। तो देखिए, समझ लेते हैं हम लोग कि जो यूरोपीय संघ है यानी ईयू है, ईयू की स्थापना कब और इसका उद्देश्य क्या है? तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है यानी जो संधि है, इसके तहत हुई यूरोपीय संघ की स्थापना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तो पहला इकोनॉमिक यानी आर्थिक आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। ईयू का उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग बढ़ाना। दूसरा साझा मुद्रा, सभी जितने भी ईयू कंट्री में आ रहे हैं सभी की जो मुद्रा रहेगी वो एक रहेगी, मतलब अलग अलग मुद्रा नहीं रहेगी। मुद्रा का मतलब क्या होता है? सर, कॉइन, जैसे हमारे देश का रुपया है, ऐसे ही दूसरे देशों में भी जो चलता है करेंसी उसे मुद्रा कहते हैं। तो जो ईयू के देश हैं इनके अंदर जो भी मुद्रा रहेगी एक ही रहेगी। जैसे आपको पता होगा यूरो चलता है यहाँ पर, यूरोप में यूरो। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार और राजनीतिक एकता स्थापित करना था। तो जो व्यापार होगा इन देशों में वो स्वतंत्र रहेगा, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं आगे। और राजनीतिक एकता, राजनीतिक एकता मतलब क्या हो गया? जो ईयू कंट्री के हैं यानी यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उनके बीच में एकता रहेगी राजनीतिक तौर पर। ठीक है, तो ये सब कब बना था हमारा? अगर बात करें यूरोपीय संघ की तो 1992 में। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यूरोपीय संघ अमेरिका के विकल्प के रूप में कैसे उभरा? जैसे मैंने आपको क्या बताया था, विकल्प का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे अमेरिका एक महाशक्ति रह गया था, अब यूएसएसआर तो है नहीं, तो इसलिए अमेरिका को चुनौती देने के लिए कुछ ऐसे संगठन या राष्ट्र उभरे। तो उनमें से कौन था? एक ईयू यानी यूरोपीय संघ। तो इसमें देख लेते हैं हम, यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। तो ईयू की बात कर रहे हैं हम लोग, यूरोपीय संघ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला यूरोपीय संघ की खासियत जान लो, जो किसके कर देने के लिए आया है? अमेरिका को। समझ गया, यही उसका वैकल्पिक केंद्र, यही यही चैप्टर हमको समझाना चाहता है कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए कुछ ऐसे राष्ट्र या संगठन उभरे। तो उनमें से, उन संगठनों में से, उन राष्ट्रों में से एक है हमारा ईयू यानी यूरोपीय संघ। तो पहला यूरोपीय संघ की खासियत क्या है? कि यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ मतलब है जिसमें मतलब यूरो सिर्फ एक ही चलता है, करेंसी यूरो। तो किसको सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब पैसे, इकोनॉमी के रिलेटेड अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। दूसरा, यूरो नामक साझा मुद्रा को लागू किया। मैंने अभी क्या बताया था आप लोग को कि यहां पर एक ही मुद्रा चलती है और वो मुद्रा क्या है? यूरो। अगला, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ ने कहां कहां भूमिका निभाई? यूएनओ। अब यहां पर क्या है? यूएनओ और डब्ल्यूटीओ जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही जो बड़े बड़े हमारी जो संस्था हैं
उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और अमेरिका की नीतियों का विरोध भी किया है। किसने किया है? ईयू ने, यानी यूरोपीय संघ ने किसको टक्कर दिया? अमेरिका को, ठीक है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जैसे WTO है, ये इन सब जगहों पर बड़ी भूमिका निभाता है। इनकी एक ही करेंसी है यूरो, जो डॉलर को, यानी अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर उसको टक्कर देता है। अमेरिका की नीतियों का विरोध भी किया, ठीक है। तो ये था हमारा यूरो। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसियान का आसियान की स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त, मतलब 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा द्वारा आसियान की स्थापना हुई। देखो कितना इजी है, आप इसको दिमाग में बसा लो एकदम। आसियान की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। और कौन सा घोषणा था वो? बैंकॉक घोषणा, ठीक है। बैंकॉक घोषणा के तहत इसका हुआ, द्वारा आसियान की स्थापना हुई। इसके 5 संस्थापक देश है। अभी मैंने तुमको क्या बताया था कि जो ये आसियान है या यूरोपीय संघ है, अब इन सब में देखो, जैसे ऐसे आसियान आ गया, तो आसियान में देखो कितनी सारी कंट्रियां हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर, ठीक है। ये 5 देश आते हैं हमारे कौन से देश में, कौन से ग्रुप में? आसियान में, ठीक है। तो आसियान की जब स्थापना हुई तो इसमें 5 देश आते हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। आगे बात करते हैं हम लोग, कौन सी घोषणा पर था? बैंकॉक घोषणा, ठीक है। अगला, आसियान के उद्देश्य क्या है? अभी आसियान, हम पहले ईयू पढ़े थे, अब हम आसियान के बारे में जान रहे हैं। तो आसियान बैंकॉक घोषणा के तहत बना था, ठीक है, और 8 अगस्त को बना था। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आसियान का उद्देश्य क्या है। आसियान का क्या क्या उद्देश्य है? पहला, इससे मैंने बताया था बहुत सारे सदस्य देश हैं, है ना, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब। तो ऐसे ही आसियान अपने सदस्य देशों के बीच शांति, स्थिरता बनाए रखना इसका उद्देश्य है, शांति और स्थिरता बनाए रखना। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। तो आसियान क्या करेगा? आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, जो सामाजिक है, सोसाइटी के तौर पे है, उसको भी बढ़ाएगा। और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, तो जितनी भी संस्कृति है उन सबको बढ़ाने का काम, फैलाने का काम, उनका विकास करने का काम कौन करेगा? आसियान करेगा। ये आसियान का मुख्य उद्देश्य है। आसियान क्या बना के रखेगा? शांति बना के रखेगा। आसियान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देगा। अगला बात करते हैं हम लोग, दक्षिण पूर्व एशिया को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना। तो जो एशिया का दक्षिण पूर्व हिस्सा है उसको भी सुरक्षा देगा आसियान, ठीक है। तो ये आसियान के क्या है? उद्देश्य है। अगला बात करते हैं, जापान को सत्ता का वैकल्पिक केंद्र क्यों माना जाता है? अभी मैंने तुमको क्या बताया था कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का मतलब हो गया कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए बहुत सारे संगठन और बहुत सारे देश उभरे, है ना। तो चीन, जापान भी उनमें से एक है। अब देखो, जापान भी एक है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र में, जो किसको टक्कर देने के लिए उभरा है? अमेरिका को, ठीक है। तो देखो, जापान तकनीक, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बना है। मतलब देखो, समझाता हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि जापान जो है वहां पर इंडस्ट्रीज, उद्योग, तकनीक, टेक्नोलॉजी, व्यापार यानी ट्रेड, बिजनेस, ये सब चीजें जो है, ये विश्व का सबसे आगे देशों में से आता है। कौन सा देश? जापान। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर गाड़ी, रोबोटिक्स में भी ये आगे है। रोबोट या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो भी हैं, और जो मोटर गाड़ी है, इन सब में भी जापान बहुत आगे है। हम जापान की बहुत सारी कार का नाम सुनते हैं, बहुत सारी चीजों का। आप देखिए, जापान और खासियत जान लेते हैं जापान की। शांति प्रिय राष्ट्र होते हुए भी, मतलब ये ज्यादा लड़ाई पे विश्वास नहीं करता। जापान ज्यादा लड़ाई पे विश्वास नहीं करता और आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर गया। किसके महाशक्ति के रूप में? आर्थिक, ठीक है। तो जापान की 3 खासियत, जापान की खासियतों की बात करें तो तकनीक, उद्योग, व्यापार, इन सबके मामले में बहुत आगे है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर गाड़ी, रोबोटिक्स, इसमें भी आगे है। और दूसरा बात करते हैं कि ये शांति प्रिय देश होते हुए भी आर्थिक मामले में टॉप पे चला गया है। अगला, चीन किस प्रकार वैकल्पिक शक्ति केंद्र बना? कौन? चीन की बात करते हैं। तो चीन, अभी जैसे हम लोगों ने जाना जापान के बारे में कि जापान किस मामले में बहुत आगे है, तो ऐसे ही हमारा चीन भी है, ठीक है। तो चीन में क्या है? 1978 से आर्थिक सुधारों के बाद चीन ने तेजी से विकास किया। तो चीन में एक चीज आया, वो है आर्थिक सुधार। कब आया? 1978 में। यहां पर जब आर्थिक सुधार, आर्थिक मतलब क्या? इन्होंने बोला कि हम अपने देश में, जो हमारा चाइना जो देश है, इसके अंदर हम आर्थिक सुधार करेंगे, ठीक है। अब
जैसे हम अपने देश में जैसे मेक इन इंडिया लाए हैं, तो हम ज्यादातर जो हथियार है वो सोचते हैं कि अपने देश में बने। ज्यादातर चीजें कौन से देश में बने? हमारे देश में बने। इससे क्या होगा कि हमारा देश आगे जाएगा टेक्नोलॉजी के मामले में, सब चीज में। तो इन्होंने क्या बोला कि हम जितनी भी आर्थिक चीजें हैं, इकोनॉमिकल चीजें हैं, चाइना ने क्या बोला कि हम अपने देश में इसको सुधारेंगे। बट ये किया उन्होंने कि जब आर्थिक सुधारों पर ध्यान दिया, कब? 1978 में। तो इनका जो विकास है वो कैसे हुआ? तेजी से हुआ। ठीक है, तो तेजी से इनका विकास होने लगा जब इन्होंने किस पे ध्यान दिया? अपने आर्थिक सुधार पर। अगला, आज यह दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है। मतलब दुनिया की ज्यादातर जो चीजें हैं या बहुत सारी चीजें जो बनती है वो चाइना के अंदर बनती है। तो दुनिया की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? चीन को, यानी चाइना को। अगला बात करते हैं, सैन्य शक्ति और यूएनओ में वीटो पावर होने से इसकी विश्व राजनीति में भूमिका बढ़ी है। तो जैसे मैंने तुमको बताया था, 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है यूएन में। यूएन का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। यूएन का मतलब क्या होता है? यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। ये विश्व का समझ लो अदालत है जहां पर बहुत सारे देश रहते हैं। अब यहाँ पर 5 लोगों को वीटो पावर मिले हैं, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया। तो इन ऐसे उनमें से एक कौन है? चाइना। चाइना को भी वीटो पावर मिला है। अगर मान लो किसी मुद्दे पे सवाल खड़े होते हैं और चाइना अगर वीटो कर देता तो उसको नहीं माना जाता। जैसे हमारे देश को भी वीटो पावर मिलना वाला था, लेकिन चाइना हमेशा क्या कर देता है? वीटो कर देता है, जिस कारण से हमारे देश को वीटो पावर नहीं मिलती है। अगर चाइना भी उस पर सहमति दे देता तो आज हमारे देश के पास भी वीटो पावर होती। वीटो पावर बहुत जरूरी चीज है। कोई भी मुद्दा अगर उठता है कहां पर? यूएन में, तो अगर कोई उसको वीटो कर देता है, वीटो कर देता है, तो वो मुद्दा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर सब सहमति दे देते हैं तो उसको माना जाता है। तो यहां पर जो यूएन है वहां पर एक वीटो पावर मिली हुई है। वीटो पावर का मतलब मैंने बताया, किसी भी मुद्दे को आप खारिज कर सकते हो, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हो। तो ऐसा वीटो पावर किसको मिला हुआ है? चाइना को, चीन को मिला हुआ है। सैन्य शक्ति और यूएनओ में वीटो पावर। तो सैन्य शक्ति के मामले में भी चाइना ऊपर है, आगे है। और वीटो पावर भी मिला हुआ है इसको विश्व राजनीति यूएन में, जिसके यूएनओ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर मिला हुआ है वीटो पावर। कौन सी पावर? वीटो पावर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन। भारत का आसियान से क्या संबंध है? ठीक है, तो आसियान के बारे में हमने अभी पढ़ा था। अब हम जान लेते हैं कि भारत का आसियान से क्या संबंध है। भारत लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट हम लोग हैं, वेस्ट वो लोग हैं। भारत और हम सब किस में आते हैं? ईस्ट में, ईस्ट भाग में आते हैं इस तरफ, और वो लोग किस में आते हैं? वेस्ट में आते हैं, यानी पश्चिमी देश कहते हैं उन्हें, हमें पूर्वी देश कहते हैं। तो भारत ने क्या बोला? ईस्ट पॉलिसी, और मतलब ये 1992 और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान से जुड़ा। तो आसियान से जुड़ा कौन सी पॉलिसी के तहत? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो भारत कौन सी पॉलिसी के तहत भारत उससे जुड़ा आसियान से? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, कब? 1992। ठीक है, अगला, भारत भारत आसियान का क्या संबंध है? मुक्त व्यापार समझौता, एफटीए। एफटीए का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब फ्री, टी का मतलब ट्रेड, और ए का मतलब एग्रीमेंट। समझ में आया? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे व्यापार है, व्यापार कैसे होता है? एक देश किसी और देश से करता है, यही चलता है। एक देश से दूसरे देश में व्यापार चलता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे मान लो चाइना है या अमेरिका है और भारत का व्यापार चल रहा है, तो जब फ्री ट्रेड एफटीए होगा इनके बीच में, एफटीए, तो क्या होगा कि व्यापार और आसान हो जाएगा। जैसे मैं तुमको समझाता हूं कि जैसे अमेरिका से कोई चीज आ रही है तो उस पर भारत टैक्स लगा देता है या कुछ शुल्क लेता है, ठीक है, कि आप हमारे देश में बेचना चाहते हो, उस पर हमें कुछ पैसे दीजिए। लेकिन अगर भारत जो देश है वो इसको समाप्त कर देता है या कम कर देता है, तो इससे क्या होगा? व्यापार और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा नियम कानून नहीं है, ज्यादा टैक्स, मतलब हमको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ऐसे ही दो या दो से अधिक देशों के बीच में जब एफटीए लागू होता है तो उससे व्यापार बढ़ जाता है। ठीक है, तो मुक्त व्यापार समझौता किया किसने? भारत ने। किसके साथ? आसियान। ठीक है, अगला बात करते हैं आसियान और भारत की। तो विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और सुरक्षा में सहयोग किया आसियान और भारत के। किस किस में? विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति और सुरक्षा में। ठीक है, तो विज्ञान का मतलब साइंस, शिक्षा मतलब एजुकेशन, संस्कृति मतलब कल्चर, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन, इन सब में सहयोग किया गया। अगला बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो यूरोपीय संघ यानी ईयू की मुख्य संस्थाएं कौन सी हैं? तो जो जो हमारा यूरोपीय संघ है इसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? पहला देखो, यूरोपीय संसद, ईयू में पहला यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय न्यायालय। ये सब अगर पूछे किसका पार्ट है तो ईयू के पार्ट है।
ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझिए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्यों महत्वपूर्ण हैं? अगर बात करें सत्ता का वैकल्पिक केंद्र क्यों महत्वपूर्ण है, अभी मैंने तुमको बताया था, तो दुनिया में दो ध्रुवीयता था, ये अमेरिका वर्सेज यूएसएसआर, है ना, सोवियत संघ। तो उसको टक्कर देने के लिए कुछ और नए राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, और संगठन मतलब ग्रुप, दो कुछ ग्रुप किसको टक्कर देने के लिए उठे? अमेरिका और सोवियत, मतलब अमेरिका, क्योंकि सोवियत संघ अब तो नहीं है, ठीक है, तो अमेरिका के विकल्प के रूप में तो कोई होना चाहिए ना, जो अमेरिका को भी बता सके कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, ठीक है। तो इसके विकल्प के तौर पर कौन उठे? बहुत सारे राष्ट्र और बहुत सारे संगठन, तो जिसमें चाइना, जापान, आसियान, है ना, यूरोपीय संघ, ये सब आते हैं। तो ऐसे ही जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्यों महत्वपूर्ण है अगर बात करें तो बहुत जरूरी है, नहीं तो अमेरिका को कौन बोलेगा कि आप गलत कर रहे हो, है ना। तो देखो, अमेरिका की एक ध्रुवीयता शक्ति को चुनौती देंगे, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति बना है, तो अमेरिका को भी कोई जवाब देने वाला होना चाहिए ना, तो उसके लिए क्या बना? यूरोपीय संघ। अगला, विश्व में शक्ति का संतुलन बनाए रखते हैं, तो सही बात है, अब अमेरिका अपनी मनमानी नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसके वर्सेस बहुत सारे संगठन है, ईयू है, चाइना है, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे संगठन बन गए, जिससे क्या, जो किसको जवाब देंगे? अमेरिका को जवाब देंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं, इससे क्या बना रहेगा? शक्ति संतुलन। अगला, क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय सहयोग मतलब आपस के जितने भी देश हैं, क्षेत्र हैं, उन सब में सहयोग बढ़ेगा, इसलिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र मैंने बता दिया, जो अमेरिका के वर्सेज है, समझ गए। अगला, छोटे देशों को सुरक्षा सहयोग प्रदान करेंगे, ठीक है, तो ये ईयू है, चीन है, चाइना है, जैसे मान लो अमेरिका किसी के साथ गलत कर रहा है तो चाइना उसका समर्थन करता है, जैसे अभी हाल ही में फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीन को इसराइल या अमेरिका, जैसे आपको पता है क्या कर रहे हैं उनके साथ, तो लेकिन क्या कर रहा है, जो हमारा चाइना उसको एक देश मान रहा है, भारत भी उसको देश मान रहा है फिलिस्तीन को, लेकिन कुछ उसको देश नहीं मानते हैं, है ना, अमेरिका जैसे सपोर्ट कर रहा है। तो जहां पर मान लो कोई देश के साथ अगर गलत हो रहा है तो कौन मदद करता है? जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, मतलब अमेरिका के वर्सेस जो खड़े हैं, जैसे ईयू, चाइना, जापान, ओके। तो चलिए, यहीं तक चैप्टर था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।